बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनाती, इस मामले के ऊपर बेशुमार किस्म के कमेंट्स, बातें, गुफ्तगू जो है वो हो रही है। सबसे बढ़ के रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, मुझे याद नहीं है कि किस टीवी चैनल पे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 3 जजेस के अलावा बाकी सब एक पेज के ऊपर हैं। वो कहते हैं कि अभी बड़ी खबरें जो हैं इस हवाले से आएँगी। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो रिज़ाइन करेंगे या अपना काम जारी रखेंगे? जस्टिस यहिया के हवाले से भी बात करते हैं कि अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर मुमकिना जो सेटअप है, वो क्या उसकी शक्ल क्या होगी? फिर क्या होगा? और ये भी बात करेंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उनके करियर के 3 से 4 साल जो हैं वो ज़ाया हो जाएँगे। ज़ाहिर है इतने बेहतरीन जज जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी जिनके ऊपर एतमाद हो जाए, क्योंकि उनको हमेशा अदलिया से शिकायत रहती है। तो इनसे उनको ज़ाहिर है उम्मीद वाबस्ता है कि ये अ, मशरक ता मगरब और शमाल ता जनूब इंसाफ ही इंसाफ जो है वो करेंगे। तो ये बड़ी बड़ा एज़ाज़ है, ये कोई छोटा एज़ाज़ नहीं है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए। फिर एक सवाल, बड़ा सवाल जो है वो ये कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये जो हालिया रिसेंट टाइम्स में हमने देखा, छेड़छाड़ की गई और फिर एक नई कमेटी बनाई जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम डाला गया काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस कमेटी में शमूलियत से इनकार किया था। तो अगर वहाँ पे इनकार किया था, तो अब जो उस हिसाब से जो मेरिट्स हैं, वो तो फिर देख के लगता है कि यार ये जो ओहदा दिया जाएगा, ये जो मनसब उनको दिया जा रहा है, इसको भी कबूल करते हुए ज़ाहिर है वो हिचकिचा रहे होंगे और शायद वो ना इसको कबूल करें। इस किस्म के जो सवालात हैं, वो ज़ाहिर है वो भी उठ रहे हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, जो उनके मुखालिफिन हैं, वो भी उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और साथ वो लिख रहे हैं। लिख क्या रहे हैं? ज़ाहिर है वर्डिंग और है, लेकिन लुब्बे-लुबाब ये है कि मखसूस नशिस्तों में वाले मामले में वो पीटीआई को इंसाफ ना देते तो चीफ जस्टिस बन जाते। तो ये सारे मामलात हैं और फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये तैनाती, ये सारा मामला, ये तरमीम, ये मामलात चलते रहेंगे या ये भी किसी फ़ोरम पे, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे चैलेंज हो सकते हैं? कोई इस किस्म का रास्ता भी निकल सकता है। इस पे बात करेंगे वसीम मलिक साहब। ये जो मेरा आखिरी सवाल है कि ये तरमीम हो गई, एवरीथिंग इज़ डन, अब बस इस पे अमल करना है। यही होना है या ऑप्शंस हैं अभी भी? देखिए, अब अदलिया के जो पाँव हैं वो काट दिए गए हैं और अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी के अपने फ़ेवरेट जो जजेज़ हैं वो लाए जा रहे हैं और वही जजेज़ मखसूस नशिस्तें इसकी बुनियाद तो बनी। अब उन्हीं जजेज़ के बारे में हम ये भी सुन रहे हैं कि आईनी बेंच में भी होंगे, आईनी बेंच के सरबराह भी होंगे, याहिया अफरीदी साहब का भी नाम आ गया। तो ये तो वो जजेज़ हैं जिन्होंने वो फ़ैसला दिया था जो वफ़ाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ नहीं था मखसूस नशिस्तों के केस में। तो अब अगर आईनी तरमीम चैलेंज भी होनी है तो वो इसी सुप्रीम कोर्ट में होनी है जिसकी पहली बागडोर जस्टिस याहिया अफरीदी के हाथ में और दूसरी बागडोर होगी वो आईनी बेंच के सरबराह के हाथ में, जस्टिस अमीन का नाम सामने आ रहा है। अब ये तो इस बात पे तो हमें भी अब मालूम हो जाना चाहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को तो किसी सूरत आईनी बेंच में शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो जब जो इफेक्टिव हैं इस आईनी तरमीम के, वो इन मामलात को सुन नहीं सकेंगे, तो मैं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज हो तो मैं उसका मुस्तकबिल कोई खासा रोशन तावनाक नहीं देख रहा कि कोई इस तरह का फैसला आ जाएगा। हाल दो गुज़श्ता रोज एक दरखास्त दायर हुई है, एक वकील साहब की जानिब से वो दरखास्त दायर की गई है आईनी तरमीम के खिलाफ। तो मुझे वो फरमाइशी प्रोग्राम लगा है क्योंकि वो संजीदा नौयत की दरखास्त नहीं लगी। ये भी हमारे यहाँ एक होता है कि आप कोई इकदाम ले लेते हैं और फिर अपने ही किसी वकील से, किसी प्रॉक्सी वकील से वो पिटीशन फाइल करा लेते हैं ताकि उस पे मट्टी पाव प्रोग्राम जो है कोई संजीदा नौयत की दरखास्त से वो दायर ना हो। तरीके से लड़ा ही नहीं जाएगा तो वो मामला खराब हो जाता है। जैसे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने हज़रत सदीक साहब के बारे में को लिखा हुआ था मेंशन करके कि सर प्लीज़ आप ना चैलेंज कर दीजिएगा। ज़ाहिर है वो लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे होते हैं वसीम। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का जो मामला था, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का बड़ा एक तारीखी फैसला था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ही वाज़ द ओनली ऑनरेबल मेंबर ऑफ दैट बेंच जिन्होंने कहा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ एक वो ये भी था कि 9 मई के जो लोग हैं,
उनका ट्रायल जो है वो ये जो फौजदारी कवानीन है उसी के तहत होगा। तो ये जरा इस पे क्या कंफ्यूजन है, ये तो जरा बताएं। अच्छा देखिए, कैटेगोरिकली तो उन्होंने नहीं कहा था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जो बाकी 4 जजेस थे, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, इन्होंने एक तो ये कहा था कि 9 और 10 मई के सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, और दूसरा वो बुनियाद जिससे सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाता है, यानी आर्मी एक्ट 1952 की जो सेक्शन है 21D1 और 2D2 और इसके अलावा सेक्शन 59, उनको ही कलअदम करार दिया था, यानी वो रास्ता ही बंद कर दिया था। एक सेकंड, जो मैं इंटरप्रेट जैसे मैंने किया कि यहया अफरीदी साहब इनका फैसला ये नहीं था, ये फैसला नहीं था इनका कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। आपको बता दूं, उन्होंने नहीं कहा था कि 9 और 10 मई के जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, क्योंकि जो बुनियादी मुद्दा था वो 9 और 10 मई का था। उसमें एक दरखास्त ये भी थी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कर ही कैसे सकते हैं ना। तो उसमें फिर जो दीगर 4 जज साहिबान थे उन्होंने वो कानून ही कलअदम करार दिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सिर्फ उस कानून को बरकरार रखा था, बाकी इनका फैसला भी वही था जो दीगर जज साहिबान का था। जब इन्होंने डिटेल रीजनिंग जारी की तो इन्होंने बताया कि जी ये कानून हम इसलिए बहाल रख रहे हैं, वो जो एनिमी एलियन होते हैं, जो मुख्तलिफ जो दुश्मन एजेंसीज होते हैं, उनके जो करिंदे हाथ लगते हैं उनका भी फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। और जो फौजी अदालतों में ट्रायल है वो आर्मी अफसरान का वो इसलिए भी होता है कि जो एक आप कह लीजिए कि प्रिंसिपल है बेसिक, या फिर एक वो ठीक है। चीज है जो आर्मी को जोड़ के रखती है, तो उसके लिए ये जरूरी है। अदरवाइज 9 और 10 मई के मुल्जमान तक इनका जो कंसेंसस है वो दीगर जज साहिबान के साथ था। ये थोड़ा सा इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये रिलीफ जरूर दिया था, लेकिन इस एक फैसले के अलावा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको 4 से 5 फैसले जरा सुनवाता हूँ, फिर हमारे नाज़रीन को मेरे ख्याल में इदराक हो जाएगा। तो उसमें उनका एक फैसला मैं आपको 25 मई 2022 को, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर से एक लॉन्ग मार्च लेके यहाँ निकले थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज हुआ था क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जनाब आप डी चौक नहीं आ सकते, इनको H9G9 के जो दरमियान इतवार बाजार की जगह है एहतजाज के लिए दे दी जाए। इमरान खान साहब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। वो खुद तो खैर जो इस्लामाबाद का सेंटोरस चौक है वहां तक पहुंचे थे काफिले के हमरा, लेकिन उससे पहले की जो रात है पीटीआई के कारकुनान डी चौक पर मजामत करते रहे थे। इमरान खान साहब वापस चले जाते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आता है। जस्टिस बंदयाल जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी उसका हिस्सा होते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये दरखास्त होती है कि इमरान खान ने फैसला नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का। 4 जजेस कहते हैं कि अभी ये जो मैटर है ये फर्दर प्रोब करने का है, यानी उन्होंने एजेंसियों से तफसीलात मांगी कि क्या वाकई ही जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उन तक हमारी इतलात पहुंची थी, उन्होंने विलिंगली हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी की, या असल वजूहत क्या है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी वाज वन ऑफ देम कि जिन्होंने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर वो मामला दोबारा समाअत के लिए कभी मुकर्रर नहीं हुआ। अब तो खैर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बन गए हैं, उनका अपना एक फैसला है, आल्दो माइनॉरिटी जजमेंट था। जो दूसरा उनका मैं आपको फैसला बताने जा रहा हूं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा कि एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन पे एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक जुर्म ये भी है, आप याद रखिएगा, काजी फैसल साहब ने सो मोटो लिया, जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, उन्होंने वो मुकदमा सुना नहीं। तीसरा, मखसूस नहीं, अलग हो गए, उन्होंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट का ये मामला मतलब लैदा हो गया, उन्होंने कहा मैं नहीं सुनूंगा। ओके, मैं नहीं सुनता। तीसरा इसमें मामला जो है वो मखसूस नशिस्तों का है। अगेन उन्होंने वो फैसला दिया कि जो तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल था सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर वो भुट्टो रेफरेंस केस का हिस्सा बने, जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे बहुत खुश होती है, जिससे वो तमाम जजेस को प्रेज करती है कि हमें इंसाफ मिला। तो उनके, और फिर आपको याद होगा 14 मई 2023 जस्टिस बंदयाल की अदालत ने एक फैसला दिया था कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। जस्टिस याहिया अफरीदी उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर, काजी फैसल साहब के साथ मिलकर, जस्टिस अतर मिल्ला के साथ मिलकर उस फैसले को मुतनाजा बनाने वाले थे। वो वाहिद फैसला था जो बुनियाद बना था सुप्रीम कोर्ट की रिट को कमजोर करने की, और उसके बाद से हमने देखा कि वो पूरा डॉक्ट्राइन चला। तो उनके ये वो चंद फैसले मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी मुशर्रफ का ट्रायल करने वाले, जो खसूसी अदालत बनी थी ना हाईकोर्ट के जजेस की,
उसमें भी एक जज साहब थे और गालिबन अब वो उसकी सरबराही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ये मुझे नहीं पता बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस खसूसी अदालत से भी खुद को अलग कर लिया था। तो जब मैं ये सारे फैसले देखता हूं तो इसे एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो इससे बेहतरीन चॉइस जस्टिस याहिया अफरीदी से कोई नहीं हो सकती। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जस्टिस उमर अता बंदयाल की बद्दुआ लगी है, क्योंकि जजेस ने जो उनके साथ किया, इसी सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने जो जस्टिस बंदयाल के साथ किया उन हालात के अंदर, उससे डबल होके वो चीजें उनके अपने सामने आई हैं। ये एक अलग बात है कि आज शायद वो राइट साइड ऑफ द जो हिस्ट्री होती है उधर खड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये चीजें जिन्होंने की थी आज उसको उस म्यूजिक को फेस भी कर रहे हैं। अच्छा वसीम, ये लेट्स सपोज जस्टिस याहिया जो है वो इनकार कर देते हैं, तो क्या ये ऑप्शन भी मौजूद है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के आईनी बेंच का सरबराह भी बना दिया जाए? सो एक बंदा दोनों ओहदों के ऊपर भी मौजूद रह सकता है। ये इसको जो जरा एड्रेस करें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन का आर्टिकल 175 ए उसकी क्लॉज जो 3 है और आइन का आर्टिकल 191 ए, इन दोनों के मुताबिक तो ये हो सकता है कि एक ही शख्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हो और वो आईनी बेंच का सरबराह भी हो। लेकिन आपने जहां तक बात की रिफ्यूजल की जस्टिस याहिया अफरीदी की, अगेन हम बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उस मामले पर उनकी जो सारे मामले में उनकी आरा जो है, उनकी जो मर्जी है वो शामिल होगी। तो मैं नंबर एक तो मैं जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का एक होता है ना, इंटेलेक्चुअली शक भी करें, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ज़ाहिर है वो अभी उन्होंने ओहदा संभाला नहीं है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आएंगे और आके मुल्क को कौम को इंसाफ देंगे। तो मैं तो इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ ज़ाहिर है उनका एक तो आज का ताल्लुक नहीं है, बहुत पुराना ताल्लुक है, न्यासमंदी है। तो हो सकता है कि वो कहें जस्टिस मंसूर अली शाह को कि भाई मैं तो डिजर्व नहीं करता, ये तो खिलवाड़ हुआ है इनके साथ वगैरह वगैरह, और फिर कोई इन रास्ता दोनों नहीं। के जो दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी की एक आदत है, रूटीन मैटर है, जब वो सुबह अपने चैम्बर पहुंचते हैं तो फिर वो कमरा अदालत जाने से पहले जस्टिस जी मंसूर अली शाह के चैम्बर जाते हैं, जी सलाम दुआ होती है, कुछ चीजें आम मामलात में जैसे जो दोस्त मिलते हैं, कोलीग मिलते हैं, तो ये यूजुअली नहीं होता। जजेस टी रूम में भी बैठते हैं, जजेस अक्सर मुलाकातें भी कर रहे होते हैं, जजेस बुलाक में आगे पीछे, सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में भी। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके ऊपर शायद ये फर्ज है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर जरूर जाते हैं। ताल्लुक इस ठीक है। अच्छा इसलिए वसीम, मैं एक और बात आपको करता चलूं कि अगर इस सारे मामले में मुमकिन है, जैसे कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर ये समझते हों कि ये सारा काम इसलिए किया गया है कि हमें रिजाइन देना पड़े, हम कोई जज्बात में आके रिजाइन कर दें, हम अपनी स्पेस खो दें, हम सिस्टम में ही ना रहें, या उन्होंने ये फैसला किया हो कि चलें जो भी सूरत हाल बनती है सिस्टम में हमने बरल जरूर रहना है और वहां रहकर जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसमें हमने आइन कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, तो ये उनकी अप्रोच जरूर हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हाँ हाँ जी जी मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये अगर मैं 3 टच स्टोन्स हैं मेरे सामने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ट्राइकोटमी ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट्स। दुनिया की यार किसी अदालत में आप जाकर ये तरामीम चैलेंज करें, इन 3 टच स्टोन्स पर ये तरामीम जो है वो हो गैर जाएंगे, कानूनी करार दी जाए। हाँ हो तो जाएंगी। फिर मैं ये जानता हूं, ये मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का ब्रेन चाइल्ड था ये आईनी तरामीम। एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर चुकी है पार्लिमान और सियासतदान। जज पाकिस्तान की जुडिशरी कुल हैसियत में नहीं लेकिन इनफरादी हैसियत में कुछ जजेस खड़े हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, इसी तरह हर हाई कोर्ट के जजेस, जिससे मुश्किल आ रही थी उन्हें अपनी मर्जी के जुडिशियल आउटकम लेने के लिए। लिहाजा उन्होंने पार्लिमान को इस्तेमाल करते हुए ये आईनी तरमीम करवा दी। तो फिर हम तो ये सुनते हैं, हमने देखा नहीं है, लेकिन हम तारीख पढ़ते हैं कि पीसीओ के तहत हल्फ जब उठाया जाता था तो एक फौजी डिक्टेटर कहता था कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं, तुम मेरे वफादार हो गए, ये हल्फ उठाओ। ओके और आज हम पीसीओ के तहत, सुन बिल्कुल ले मुझे ठीक है। कंप्लीट करने दीजिए, आज हम पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस को बुरा कहते हैं। तो फिर मेरे नजदीक मैं ये समझता हूं
कि ये जजेस जो इन आईनी तरमीम के बाद भी काम जारी रखेंगे वो भी पीसीओ के तहत हल्फ उठाएंगे। सो आप और नहीं तो आप जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को यानी कि ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो बस रिजाइन करें और फिर सुकून करें, वकालत करें। देखिए देखिए इसके अलावा और मैं तो कोई हल नहीं देख रहा ना, यानी कोई तो आवाज उठनी चाहिए थी। में आगे हमारे वकला जो है आपने कहा ना सोशल कि मीडिया पे वकला तहरीक ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। इंस्टीट्यूशन की आपने बात की चूंकि, तो देखिए वो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाना शहीद हो गए, डट गए, नहीं डील की उस आमर के साथ, फांसी चढ़ गए। माँ जो है उसको कहा गया कि तुम ना आओ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आई, वो उसने आके लोगों को जगाया और अ, हकीकत यही है कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है अवाम की उनके साथ खड़ी थी और फिर उनको शहीद कर दिया गया। तो आज वही बिलावल भुट्टो जिनका नारा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो सहूलतकारी में ज़ाहिर है पेश हैं और वही नवाज शरीफ जो बैक वक़्त हुकूमत और अपोज़िशन दोनों के मज़े लेना चाहते हैं और ये भी कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो और फिर बाकी जो उनके डिमांड्स हैं वो तो अब सबके सामने ही हैं। तो वसीम ये सियासतदान भी हमारे नहीं सीखते। अब जाते-जाते आप क्विकली आंसर कर दीजिएगा। रियासत अली एजाज साहब कहते हैं कि अभी बहुत कुछ है जो सामने आएगा। है? येस और नो? देखिए अब देखिए अभी अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गेम अभी खत्म नहीं हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। वो तो फिर एक रास्ता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी रिफ्यूज कर दें और उसके बाद दोबारा वो जो एक इस वक्त उस प्रोवाइजो जो आइन के आर्टिकल 175 ए की प्रोवाइजो 3 है, क्लॉज 3 की प्रोवाइजो 3, उसमें कुछ लोग अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर याहिया साहब ने रिफ्यूज किया तो डायरेक्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी नॉमिनेट कर सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो सुपरसीड किए गए हैं पहले उनकी तरफ जाना पड़ेगा, फर्दर मोर की उसमें है। मतलब एक नई इंटरप्रिटेशन आ रही है, आल्दो कि इसके ऊपर इस पे मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ। यानी जो मुझे थोड़ी-सी समझ आई है, ये ज़ाहिर है मैंने जो मुझे मालूम पड़ा है। यानी अगर इन 3 में से किसी को कमेटी नामज़द कर देती है, जस्टिस याहिया को कर दिया कि हाँ जी, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो 2 जज साहबान तो बच गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर नंबर 1 एंड 2 वो तो बच गए। तीसरे नंबर वाले ने इनकार कर दिया, तो उसके बाद लिखा हुआ है वहाँ पे उसमें रिमेनिंग अमंग अस 3 और फिर वो सीधा-सीधा सिंपल लाइन लिखी हुई है, जो कि ये बताती है कि वो अंडर कंसिडरेशन आएगा और फिर उनको लगाया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। उसको पढ़ें तो उसका मतलब जो है वो यही है कि अगर नंबर 3 जिसको नामज़द किया था वो रिफ्यूज़ कर गए हैं, तो जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और देन 3 सीनियर, चौथा यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इंक्लूड हो जाएँगे और फिर इन में से देखा जाएगा। यानी जो इसमें क्लैरिटी जो मुझे मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद जो सामने आई। अच्छा वसीम, एक और मैं पढ़ लेता हूँ स्टेटमेंट। सो ये कहना दुरुस्त है जो तज्ज़ियाकार मुख्तलिफ ये कह रहे हैं कि पीटीआई को इंसाफ ना देते जस्टिस मंसूर अली शाह, तो चीफ जस्टिस बन जाते। पीटीआई को इंसाफ देना इस वक्त किससे पंगा लेने के मुतरादिफ है। ठीक है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ऑडियंस भी जानते हैं। तो असल में चोट वहां पहुंची है और आर्किटेक्ट भी वही हैं। तो अब मैं देखें, अब हम जैसे जो लोग हैं ना वो एक एक वो बन जाती है, जुमला बन जाता है जो ज़ुबान से बेआम हो जाता है। कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं 90 की दहाई, 90 की दहाई, 90 की दहाई। सो हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा कि 90 की दहाई वाला वो काम शुरू हो गया। तो अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर लिखा है, उन्होंने कहा कि अ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारिक हो। मुल्क को 50 साल पीछे लेके चले गए हैं। सो आप 90 वाले हैं या 50 वाले हैं? देखिए अब वो तो हर शख्स जो है वो एक अलग अपनी राय देगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं है, आल्दो कि हमारी रियासत का स्टेट ऑफ माइंड देखिए कि ये आईन तरमीम जो हैं उससे जोड़ रहे हैं मईशत की बहाली से, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, और इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें जो है, मतलब इंतहाई नॉनसेंस और चाइल्डिश किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं आईनी तरमीम के बाद। मगर मैं ये समझता हूं कि देखिए यार, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, रियासत का और लोगों के दरमियान जो अग्रीमेंट है वो आईने पाकिस्तान है। आपने उसे रोंद दिया अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए। तो मैं इसे वन टाइम नहीं देख रहा कि यार आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इमरान खान जेर ताब है। चौधरी साहब, यहाँ पर जो साइकिल है वो रिवर्स करते हुए देर नहीं लगती। अगर आज
हमारा जब कोई कभी-कभी इंटेलेक्चुअल फेज़ ऑन होता था, तो मैं अक्सर वो लिख देता था या कह देता था कि रियासत और अवाम के दरमियान नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। तो इन्होंने नया कर दिया है। अब तो जाते-जाते इन वसीम नहीं, मैं बात कंप्लीट कर रही हूँ, इन्होंने पुराने का भी इमरान मुआहदे का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हजूर यहाँ पर जब साइकिल रिवर्स होता है तो ऐसी गिरें हाथों से लगाई गई हैं जो दांतों से नहीं खुलेंगी। कोई भी हुकूमत होगी वो जुडिशरी को कंट्रोल कर रही होगी। ये आपका ये वाला हिस्सा मैं काट दूँगा, वीडियो से एडिट कर दूँगा। जाते-जाते वसीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आपके कीमती वक़्त का बड़ी तफ़सील के साथ आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, जस्टिस उमर अता बंदयाल हूँ या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हूँ या फिर वो जिनको नामज़द ना किया जा सका या वो जो नामज़द कर दिए गए। हमारे सीनियर, हम सबसे बढ़ के शायद सबसे बड़ा सच्चा पाकिस्तानी एक हीरा, जो मेरे, आपके और हम अवाम के मसाइल के ऊपर जिस अंदाज़ में बोलता था, जिस तरीके से वो शख्स बताता था कि कैसे-कैसे आपके साथ और मेरे साथ ये हुकूमतें, हमारी रियासत, अ, हर कोई खिलवाड़ करता है। वो था अरशद शरीफ। ये सारे मिलके अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दे सके। अरशद शरीफ साहब की आज दूसरी बरसी है और अरशद शरीफ शहीद है, ज़ाहिर है अल्लाह उन्हें उनके लिए अल्लाह ताला जो है वो कई नेमतें जो हैं अल्लाह ने अपने हुज़ूर रखी होंगी उनके लिए। हमारे इदारे जो हैं वो अभी तक अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दे सके। आवाज़ उठाते रहिए और कोशिश कीजिए कि एट लीस्ट जो हम सब में सबसे बड़ा पाकिस्तानी था, बहादुर पाकिस्तानी था, उसको इंसाफ जो है वो जल्द से जल्द ये अदालतें दे सकें। 26वीं तरमीम हो, 28वीं हो, 30वीं हो, कोई ऐसी तरमीम कर लें कि अरशद शरीफ को इंसाफ दें, ताकि पाकिस्तान में सच बोलने की हिम्मत करने वाले, सच बोलने की जसारत करने वाले जो लोग हैं, उनको हौसला मिलता रहे। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।